अरे समधी जी, मुबारक हो मुबारक हो। हम समधी समधन हो गए और अब बस चंद पलों में हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी। आज से आपकी बेटी हमारी हुई। आपने बिल्कुल ठीक बोला, आपका बेटा भी अब से हमारा बेटा हो गया। सेवा बिल्कुल दामाद वाली करेंगे, लेकिन प्यार बेटे जैसा करेंगे। जी समधी जी, बस आपसे अनुरोध है, हमारी बेटी को अपने ससुराल में खुश रखिएगा। नया ससुराल, नया काम, सब उसके लिए नया होगा। हमारी बेटी से कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कीजिएगा। अरे आप निश्चिंत रहिए, हमारा घर हमारी बहू का छोटा सा ससुराल है। यहाँ उसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, हम सब उसका ख्याल रखेंगे। वैसे भी घर में सिर्फ 4-5 जनों का खाना बनाना है उसे। हाँ जगमोहन जी, आप फिक्र ना करें, सब अच्छा होगा। आपकी बेटी का हम पूरा ख्याल रखेंगे। अब चलते हैं। पंडित जी अगले महीने शादी की डेट निकाल देंगे, तो आप तैयारी कीजिए। जी राधे राधे। फिर लड़की अपने होने वाले सास ससुर के पैर छूती है। नमस्कार करके लड़के वाले अपने घर को हो जाते हैं। अगले महीने की पहली तारीख में अवनी की दक्ष से धूमधाम से शादी हो जाती है और अवनी अपने ससुराल में पहुंच जाती है, जहां नंद और देवर अच्छे से स्वागत करते हैं। अगली सुबह बहू की पहली रसोई होती है, जहां वो रसोई में जाकर देखती है कि ढेर सारा राशन रखा होता है। ये मैं अपनी आंखों से क्या देख रही हूँ, इतना सारा राशन। माँ जी रिसेप्शन की पार्टी करके बहुत सारे लोगों को बुलाने वाली हैं क्या? तभी सास आती है। अरे बहू मैं आ गई, इतना सारा सामान देकर तू परेशान हो, उससे पहले मैं बता देती हूँ। ये सारा खाना आज के मेन्यू का है जो तुझे बनाना है। 5 किलो चावल है, 24 किलो सब्जी रखी है अलग अलग प्रकार की, और छोले मैंने गला ही दिए थे। भाभी, मेरी प्यारी भाभी, मेरे लिए आप छोले भटूरे बनाना। हाँ भाभी, और मुझे चाप की सब्जी बहुत पसंद है, तो आप वो बनाना, साथ में नान। बस बस मैं अपनी बहू से बात कर लूँ। बहू तेरे ससुर जी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, अब तो गाजर भी आ गई है, सीजन है, तो वो भी बना देना। और मेरे बेटे की पसंद तो तुझे पता ही है, तो ये सारा खाना बना लेना। माँ जी माफ कीजिएगा, लेकिन हम तो घर में मुझे मिलाकर 6 हैं, तो ये 50-60 लोगों का खाना क्यों बनाना है माँ जी? अभी घर पर कोई आने वाला है क्या? अरे पागल, ये सारा खाना तो हम खाएंगे। हमने किसी बाहर वाले को इनवाइट नहीं किया। हम दिखते ऐसे हैं, लेकिन इतना खाना खाकर ही पेट भरता है। तुझे रोज इतना ही खाना बनाना पड़ेगा क्या? अरे मोरी मैया, मेरे ससुराल वाले तो एक नंबर के हफ्सी निकले। 5 जने होकर 50 किलो से ज्यादा खाना बनवा रहे हैं। अगर मेरी पहली रसोई ऐसी है तो मेरी बाद की रसोइयां कैसे होंगी? ओह माय गॉड। अरे तुम परेशान मत हो अपनी, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी हम सबको इतना खाना खिलाने की। और मैं तो कहता हूँ तुम भी हमारी तरह खाओ। जी ऐसा ना हो, खाना बनाते बनाते रात हो जाए। आप सब जाइए, मैं बनाना शुरू करती हूँ। फिर ससुराल वाले बहू को अकेला छोड़कर चले जाते हैं और बहू घंटों तक खाना बनाने में मशगूल रहती है। दूसरी तरफ घर वाले डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे होते हैं। अरे बहू, आज अपनी पहली रसोई का खाना हमें पहले दिन खिलाएगी या कल के दिन खिलाएगी? जल्दी आओ, भूख लग रही है। भाभी मेरे भटूरे कहीं पिचक न जाए, जल्दी ले आओ। हाँ बहू, खाना लाना, पेट में चूहे हाथी घोड़े सब कूद रहे हैं। हाँ जब तो आप मुझसे इतने सारे जानवरों का खाना बनवा रही हैं, अपने चूहे हाथी घोड़े के लिए। कुछ ही देर में बहू सबका खाना लेकर आती, बड़ी मुश्किल से पतीलों से खाना निकालकर छोटे पतीले में लेकर परोसती है। भटूरे बनाते वक्त तो बहू का हाथ भी जल जाता है। जल्दी से ले चलो। मुबारक हो अवनी, तुझे पहली रसोई का शगुन मिल गया। डांगर है सब। मम्मी पापा तो ऐसे बोल रहे थे, छोटा सा ससुराल है, सिर्फ नाम का छोटा ससुराल है, पर खा तो रहे हैं सब खदोड़ों की तरह। धीरे धीरे अवनी अपने ससुराल वालों को खाना खिला देती है। वाह बहू, मजा आ गया, बहुत अच्छा खाना बनाया था तूने। हाँ बहू, गाजर का हलवा तो बहुत पसंद आया। मेरा तो गले तक पेट भर गया, मैं अपने कमरे में लेटने जा रही हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा भाभी आपका खाना। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और इतना ही सारा खाना अवनी को रात को भी बनाना पड़ता है। साथ ही खाना बनाने वाले बर्तन, परात, पतीले, बड़े चमचे और घरवालों के जूठे बर्तन अवनी को धोते धोते काफी टाइम लग जाता है। और अभी भी पूरी रसोई में बर्तन जमीन पर फैले हुए थे। हे भगवान, ससुराल के पहले दिन और पहली रात मुझे इतना सारा खाना बनाना पड़ा, और उसके बाद इतने सारे गंदे बर्तन है। कैसे लोग हैं ये, मेरी मदद करवाने भी नहीं आ रहे। सिर्फ नाम का छोटा ससुराल है, लेकिन कर्मकांड नखरे इन लोगों के बहुत बड़े हैं। जैसे तैसे अवनी बर्तन साफ करके अपने कमरे में ढेर सारा खाना बनाकर ससुराल वालों को खिलाना आम हो गया था, पर उसके लिए ये एक सजा थी। बहू जल्दी से खाना ला, मुझे ये राजमा चावल अच्छे नहीं लग रहे, जा दोबारा से बना कर ला। पापा जी इसे बनने में बहुत टाइम लगता है, राजमा पुलाने पड़ते हैं। आप बाकी सब्जी खा लीजिए, मैं थक गई हूँ खाना बनाकर। ठीक है, अगर तू ये नहीं बनाना चाहती तो शाही पनीर और कोफ्ता बनाकर ला। और क्या बहू, मैं भी तेरे हाथ का खाना खा लूंगी। कैसे हो आप सब? अरे सुशीला तू चल आज खाना खा ले तू भी। बहू लेकर आ ज्यादा सा। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई ससुराल वालों से। ये सिर्फ नाम का छोटा ससुराल है, लेकिन खाना बनाना तो मेरा छूट ही नहीं रहा है यहाँ पर। दिखते माचिस की तिल्ली हैं सारे लोग, लेकिन खाना तो ऐसे भरती है इनकी आत्मा जैसे कि कोई भूखा राक्षस खाना खा रहा हो। अब एक और बढ़ गया। ऐसा कहकर अवनी दोबारा खाना बनाकर अपने भूखकर ससुराल वालों को खिलाती है। इन सबसे परेशान होकर एक रात अवनी दक्ष से कहती है, दक्ष मुझे ये बता दो, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? देख रहे हो ना, तुम्हारे घर वाले इतना सारा खाना बनवाते हैं, मुझे तो यकीन नहीं होता तुम भी इतना ही खाना खाते हो, और मैं बस 2 रोटी खाती हूँ। तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता। सिर्फ नाम का छोटा ससुराल है ये। तुम्हारे घर वालों ने मेरे मम्मी पापा से झूठ बोला था ना, मुझे ये बेटी समझते हैं, और बहू की तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। मुझे कब फ्री टाइम मिलेगा अपने लिए, या खाना बनाती रह जाऊंगी मैं? अच्छा ठीक है बाबा, परेशान मत हो, मैं पिकनिक का इंतजाम कर लेता हूँ। कल हम मजे करेंगे। हाँ, तुम्हें भी रिलैक्स मिल जाएगा, इतना सारा खाना बनाना नहीं पड़ेगा। हाँ ये ठीक रहेगा दक्ष, ये अब मैं मजे करूंगी। ये बात दक्ष अपने माता पिता को बता देता है। जब अवनी खुश होकर ला 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 करके जाती है, तभी सास कहती है, बहू मुझे दक्ष ने बताया हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं, अब तो बहुत मजा आएगा। तू एक इंडक्शन रख ले, 4-5 मैगी के पैकेट और 2 पानी की बोतल वगैरह, जो जल्दी सब्जी बन जाती है ना, वो भी रख ले। हम सब वहाँ गरम गरम बनाकर खाएंगे। ये सुनते ही अवनी को गुस्सा आता है कि वो सास को बिना जवाब दिए दक्ष पर बरस जाती है और पिकनिक कैंसिल करवा देती है। अगले दिन ससुराल वालों का खाना बनाकर दक्ष से कहती है, दक्ष आज मुझे आराम करना है, पानी सर से ऊपर जा रहा है। तुम अपने घर में सबको कह देना आज मेरी तबीयत खराब है, मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ, कोई मेरे पास ना आए। ठीक है, कह देता हूँ, आराम करो। दक्ष ये कहकर ऑफिस चला जाता है। अवनी आराम करती है कि शिप्रा आ जाती है। भाभी लेटे क्या हो, उठो फटाफट, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज पार्टी देना चाहती हूँ यहाँ पर, तो आपको बहुत सारा खाना बनाना है। अच्छा और डेकोरेशन भी करनी, चलिए जल्दी उठिए। अरे दीदी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम करना है। भाभी कल आराम कर लेना, आज मेरा सरप्राइज पार्टी रेडी करवा दो प्लीज, मेरी फ्रेंड को बहुत बुरा लगेगा।
शिप्रा अवनी पर जोर देते हुए डेकोरेशन का सामान उसके हाथ में थमा देती है और अंदर से रोते हुए अवनी को गुब्बारे फुला फुला कर डेकोरेशन करनी पड़ती है। इन ससुराल वालों को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये सिर्फ नाम का छोटा ससुराल है, लेकिन काम तो बड़े बड़े ससुराल जितना करना पड़ता है मुझे। काश मैं इस घर में नहीं आई होती। कोई मुझसे भी तो पूछे कि मुझे क्या चाहिए। अवनी सारी डेकोरेशन के बाद ढेर सारा खाना मेहमानों के लिए भी बनाती है। खाना ज्यादा होने की वजह से वह आंगन में खाना बना रही थी, जिसमें अवनी का हाथ भी जल जाता है। बड़े पतीले उठते नहीं है। एक साथ 4 इंडक्शन पर खाना देख रही होती है। सारा खाना बनाने के बाद डाइनिंग टेबल पर लगा भी रही होती है कि पानी की वजह से अवनी का पैर फिसल जाता है और वह बिरयानी लेकर गिर पड़ती है। घर वाला उसे कोई नहीं देखता, तभी माता पिता देख उसे उठाते हैं। हाय मेरी बच्ची, ये तेरी क्या हालत बन गई है। माँ पिताजी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ मत बोल, हमें सब दिख रहा है। आज तेरे ससुराल वालों से हमें बात करनी है। वो तो शुक्र है हम अचानक से आ गए। जगमोहन राजेश्वरी अवनी को अंदर ले जाकर उसके सास ससुर के सामने बिठा देते हैं। नंद की सहेलियां उसके कमरे में होती हैं। तभी जगमोहन कहता है, वाह समधी जी वाह, आपने तो शादी से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी कि छोटा सा ससुराल है, पर ये तो सिर्फ नाम का छोटा ससुराल है। यहाँ मेरी बेटी से काम तो ऐसे करवाया जा रहा है जैसे कि वो घर की नौकरानी हो। मेरी बेटी बाहर गिर गई, आप लोगों में से कोई नहीं आया उसे देखने, और उसकी हालत देखकर पता चल रहा है ये सिर्फ एक दिन की वजह से नहीं, कई दिन से आप उसके साथ ऐसा कर रहे होंगे। हाँ, आपने हमारी बेटी की क्या हालत बना दी है। ये सिर्फ नाम का छोटा ससुराल है। तब तो बड़ा बोल रहे थे कि निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी हमारी है, बहुत ख्याल रखेंगे। ये ख्याल रख रहे हैं आप हमारी बेटी का? कोई बात नहीं मम्मी पापा। कहने दे अवनी, आप इतना सारा खाना अकेले मेरी बेटी से कैसे बनवा सकते हैं? क्या आप लोगों को मदद नहीं करनी चाहिए थी? अरे कुछ नहीं तो नौकर ही रखवा लिए थे अगर इतना सारा खाना बनवाना था तो। माफ कीजिएगा जगमोहन जी, हमें नहीं पता था बहू बाहर गिर गई है, और हमारी गलती भी है कि हमने उसे नहीं देखा, और इतने समय से हम उसे खाना बनाने के लिए परेशान कर रहे हैं। बहू को बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है ना यहाँ पर, और हमने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। काश माँ ये बात हम पहले ही समझ जाते। वो कैसे हम लोगों के लिए इतना सारा खाना बना पा रही होगी। भाभी आई एम सो सॉरी, आपके मना। शहर में राकेश, उसकी पति रेखा और 2 बच्चे आर्यन और अनन्या रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे और उनका घर भी टूटा फूटा था, जिस वजह से सर्दियों का मौसम आते ही उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। माँ, पिताजी को बोलो ना कि वो छत की मरम्मत करवा ले और खिड़की को भी ठीक करवा ले। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और जब रात को खिड़की की हवा आती है ना तो बहुत सर्दी लगती है। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर इस खिड़की पर एक पर्दा लगवा दूंगी, क्योंकि खिड़की लगवाने के पैसे तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन पर्दा लग जाएगा तो उससे भी बहुत बचाव हो जाएगा। लेकिन माँ, पिछली बार जब हमने खिड़की पर पर्दा लगाया था तो तेज ठंडी हवा के कारण वो पर्दा फट गया था। मुझे नहीं लगता कि पर्दा लगाने का कोई भी फायदा होगा। एक बार कोशिश करके तो देख ही सकते हैं ना बेटा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी घर आएंगे तब तक मैं पर्दा बनाकर तैयार करती हूँ। रेखा जल्दी से पुराने पर्दे को सील कर तैयार करती है। थोड़ी देर बाद राकेश घर आता है। अजी सुनिए ना, इस खिड़की से बहुत ठंडी हवा आती है, आप इस पर पर्दा लगा दीजिए। लाओ ठीक है, लगा देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी फर्क पड़ेगा। अगर तेज हवा चली तो पहले की तरह ये फट जाएगा। राकेश एक रस्सी पर पर्दे को टांग देता है और चारों तरफ से कीलों से उसे बंद कर देता है। कुछ दिन तो पर्दा होने की वजह से सर्दी से उनका थोड़ा बहुत बचाव हो जाता है, लेकिन सर्दियों की एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में इतनी तेज हवा चल रही थी कि पर्दा फट जाता है और उड़ता हुआ घर के बाहर चला जाता है। बारिश इतनी तेज थी कि शहर की सड़कें भी जलमग्न हो गई। उनका घर पानी से भर गया और वो पूरी तरह से ऐसे हालत में फंस गए। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम डूब जाएंगे। जल्दी से बच्चों को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करो। लेकिन क्या करें, बाहर निकलना असंभव है, पूरे गाँव में पानी भर चुका है। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ कीजिए ना। मम्मी, पानी बढ़ रहा है, अगर बारिश बंद नहीं हुई तो हम सब डूब जाएंगे। तुम सब चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। हमें शांत रहना होगा, वरना चिंता में दिमाग भी नहीं चलेगा। राकेश ऐसा कह ही रहा था कि तभी अचानक बिजली गुल हो गई। घर में अंधेरा छा गया और उन सबकी सांसें अटक गई। हे भगवान, एक तो ये ठंड, ऊपर से बारिश और अब लाइट भी चली गई। तुम सब यहीं पर रुको, मैं ढूंढ कर एक मोमबत्ती लेकर आता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये सारी मुसीबत हम लोगों के साथ ही क्यों आनी थी? परेशान मत हो रेखा, ये सिर्फ एक तूफान है। हमें बस शांत रहना होगा और ये तूफान गुजर जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि घर की दीवारें टूटने वाली हैं। देखिए ना पापा, घर की वो वाली दीवार कितनी जोर जोर से हिल रही है। नहीं अनन्या, ऐसा नहीं होगा, तुम डर रही हो इसलिए तुम्हें ऐसे भ्रम हो रहे हैं। घर इतना भी कमजोर नहीं है कि बारिश में टूट जाए। रेखा तो इतना कहती है कि तभी अचानक घर की दीवार में एक बड़ा दरार पड़ जाता है और पानी घर में और तेजी से भरने लगा है। हमें जल्दी से घर से निकलना होगा, अगर घर की दीवारें गिर गई तो हमें बहुत चोट लग सकती है। तुम ठीक कह रहे हो रेखा, मैं बच्चों को लेकर तैयार होता हूँ। तुम वहाँ से वो कंबल उठा लो और बच्चों को उड़ा दो। तुम अनन्या को गोदी में ले लो और मैं आर्यन को गोदी में ले लेता हूँ। ठीक है। वो अपने बच्चों को लेकर बारिश में घर टूटने के डर से बाहर चले जाते हैं। तभी उनके घर की एक दीवार बड़ी ही तेज आवाज के साथ गिरकर टूट जाती है और ध्वस्त होकर जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, शुक्र है कि हम सही समय पर घर से बाहर निकल आए, वरना इस दीवार के नीचे दबकर तो हमारा कचुम्बर बन जाता। हाँ सच कहा रेखा, हम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही जो हमें भगवान ने बचा लिया। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे इस बारिश में बहुत घबराहट हो रही है। हमारा घर भी टूट रहा है, अब हम कहाँ रहेंगे? मम्मा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं बच्चों, तुम दोनों घबराओ मत और अब चिंता की कोई बात नहीं है, हम अब सुरक्षित हैं। हमें जल्दी से एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। ये बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, अगर हम थोड़ी भी देर यहाँ पर रुके तो पानी में ही डूब जाएंगे। हाँ, मुझे लगता है कि शहर के बाहर एक शेल्टर है, वहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। जब भी तेज बारिश आती है तो सरकार लोगों के लिए शहर के बाहर शेल्टर बनाती है, हम उसी तरफ चलते हैं। मम्मी पापा, हम लोग शेल्टर तक तो पहुँच जाएंगे ना? हाँ मम्मी पापा, कहीं हम लोग शेल्टर तक पहुँचते पहुँचते डूब तो नहीं जाएंगे ना? देखिए ना, पूरे रास्ते में कितना ज्यादा पानी भर गया है। नहीं नहीं
बच्चों, हम जल्द ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। वो लोग बारिश में आगे बढ़ते हैं, लेकिन गली और सड़कों में पानी भर गया था, जिस वजह से उन्हें चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। इतना पानी भर गया है, ऊपर से रात का अंधेरा, ठीक से कुछ नजर भी नहीं आ रहा। कहाँ गड्ढा है और कहाँ समतल जमीन, कुछ पता नहीं लग रहा। राकेश का तो इतना कहना था कि तभी उसका पैर एक नाली पर पड़ जाता है और वो सीधा जमीन पर गिरता है और उसके साथ साथ आर्यन भी गिरता है, लेकिन राकेश उसे चोट लगने से बचा लेता है। हे भगवान, मेरी तो कमर टूट गई। अरे क्या हुआ? लाइए, मुझे अपना हाथ दीजिए। आर्यन बेटा, तुम भी जल्दी से उठ। मैं नाली में गिर गया। पानी भरा होने की वजह से मुझे नाली दिखाई नहीं दी। इस बारिश ने तो दिमाग खराब कर दिया है। जब किसानों को बारिश की जरूरत होती है तो बारिश आती नहीं है, और अब बिना मौसम की बरसात हो रही है। आप जल्दी से उठो, आओ मेरा हाथ पकड़ लो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। रेखा, गिरने की वजह से मेरी कमर में बहुत तेज चोट लग गई है, इसलिए मैं अपने सहारे पर नहीं चल पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सहारा दूंगी। आप मेरा हाथ पकड़िए और उठने की कोशिश कीजिए। रेखा राकेश को सहारा देकर उठाती है, इसलिए उसे अनन्या को अपनी गोद से नीचे उतारना पड़ता है। अनन्या, तुम मेरा हाथ पकड़ लो और आप अपना हाथ मेरे कंधे पर रख लीजिए, तो आपको सहारा मिल जाएगा। और आर्यन, तुम दूसरी तरफ जाकर अपने पिताजी का हाथ पकड़ लो और उन्हें सहारा दो। ठीक है माँ। धन्यवाद बेटा। राकेश अपना हाथ रेखा के कंधे पर रखकर सहारा लेकर चलता है और रेखा अनन्या का हाथ पकड़ती है, और दूसरी तरफ से आर्यन राकेश का हाथ पकड़कर चलता है। हमें जल्दी से एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। ये बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे नहीं लगता कि सुबह होने तक भी ये बारिश रुकेगी। अगर हम जल्दी से सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचे तो इसी पानी में डूब जाएंगे। वो लोग पैदल चलते हुए थोड़ी आगे पहुंचते हैं, तो पैदल चलने की वजह से उन दोनों के कंबल बारिश में और ज्यादा भीग जाते हैं और उन्हें ठंड लगने लगती है। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पापा, मुझे ठंड भी लग रही है। बारिश में हम दोनों की कंबल भीग गए हैं, हमें बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। तुम चिंता मत करो बच्चों, थोड़ी देर में हम शेल्टर पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर तुम आराम से हीटर के सामने बैठ जाना और तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। वो थोड़ी देर तक और चलते हैं, लेकिन उन्हें शेल्टर नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि शायद शहर के बाहर कोई सुरक्षित स्थान नहीं है, लेकिन तभी उन्हें दूर से एक 2 मंजिला झोपड़ी दिखाई देती है। वो झोपड़ी थोड़ी पुरानी और जर्जर थी, लेकिन वो उसकी ओर जाते हैं। शायद यहाँ हमें मदद मिल जाएगी, हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। हाँ, चलो देखते हैं। वो झोपड़ी की तरफ जाते हैं, वो अंदर जाकर देखते हैं तो नीचे कोई नहीं था, तो वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर जाकर उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत ठंड से ठिठुर रही थी और उसके चेहरे पर चिंता के निशान थे। कौन है आप लोग? हम बारिश में फंस गए हैं, हमें मदद की जरूरत है। इतनी तेज बारिश में हमारे घर की छत भी टूटकर गिर गई और इतनी देर से हम मदद के लिए शेल्टर ढूंढ रहे हैं, लेकिन लगता है कि अभी तक सुरक्षित स्थान का इंतजाम नहीं हुआ है। आप हम पर कृपा कीजिए, क्या हम बारिश के रुकने तक यहाँ रुक सकते हैं? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ आओ, मेरे घर में बहुत जगह है, तुम जब चाहे यहाँ पर ठहर सकते हो, लेकिन यहाँ छत से पानी टपक रहा है, इसी वजह से मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। अगर आपके घर में लकड़ियाँ हैं तो हम एक सूखा कोना ढूंढकर लकड़ियाँ जला लेते हैं, इससे घर थोड़ा गर्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, वो देखो उस बक्से के पीछे बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं और माचिस भी वहीं रखी है, तुम उन्हें जला लो। ठंड की वजह से मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं लकड़ियाँ जला सकूं। रेखा बूढ़ी काकी के घर में लकड़ियाँ जलाती है, जिससे घर थोड़ा गर्म हो जाता है और बच्चों को भी ठंड से थोड़ी राहत मिलती है। आर्यन और अनन्या गर्मी के कारण थोड़ी आराम से बैठ जाते हैं। अब तो तुम दोनों को सर्दी नहीं लग रही ना बच्चों? हाँ, नहीं दादी माँ, अब हमें इतनी ज्यादा सर्दी नहीं लग रही। अब हमें थोड़ी गर्माहट महसूस हो रही है, वरना थोड़ी देर पहले तो हम ठंड से कांप रहे थे। हाँ दादी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने घर में रुकने दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये तो हमारा फर्ज है। अगर कोई मुश्किल में है तो हमें जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। तुम दोनों ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बूढ़ी काकी आर्यन और अनन्या के सर पर अपना हाथ फेरती है। तभी रेखा देखती है कि राकेश डर से अपनी कमर पकड़कर बैठा था। रेखा उसकी ओर देखती है और चिंतित हो जाती है। क्या आपके पास कोई जड़ी बूटियों वाला तेल है काकी? यहाँ आते हुए रास्ते में मेरे पति गिर गए थे, जिस वजह से उनकी कमर में चोट लग गई है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हाँ, मेरे पास एक जड़ी बूटियों वाला तेल है। ये तेल मैंने खुद बनाया है। ये तेल दर्द को कम करने में मदद करेगा। अच्छा, क्या आप मुझे वो तेल दे सकती है? हाँ बिल्कुल बेटी, मैं तुम्हारे लिए तेल लेकर आती हूँ। बूढ़ी काकी जल्दी से रेखा को वो जड़ी बूटियों वाला तेल ला कर देती है। बेटी ये लो तेल, इसे अपने पति की कमर पर लगा दो, इससे उसका दर्द कम होगा। और तेल लगाकर उससे ये गर्म कपड़ा उड़ा देना तो जल्दी आराम आ जाएगा। बूढ़ी औरत रेखा को एक जड़ी बूटी वाला तेल दे देती है और उस तेल को राकेश की कमर पर वो लगाती है और उसे एक गर्म कपड़ा उड़ा देती है। राकेश को थोड़ी राहत मिलती है, वो आराम से बैठ जाता है। धन्यवाद काकी, ये तेल वास्तव में मददगार है। इसे लगाने के थोड़ी देर बाद ही मेरी कमर का दर्द बिल्कुल कम हो गया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें इससे आराम मिला। मेरे पति एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसी बहुत सारी चीज बनानी सिखाई थी जो मैंने कुछ साल पहले बनाई थी, और आज देखो, आज तुम्हारे काम आ गई है। वो सभी कुछ देर तो वहाँ पर शांति से बैठते हैं, लेकिन तभी छत से और ज्यादा पानी टपकने लगता है और वहाँ पर जल रही आग बुझ जाती है। सभी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, बच्चे भी ठंड से कांपने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है बारिश की वजह से मेरी झोपड़ी टूटने वाली है।
बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया है। मेरे पास रहने के लिए सिर्फ मेरी ये झोपड़ी ही है। अगर ये भी टूट गई तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। आप चिंता मत कीजिए काकी, अगर आपकी झोपड़ी को कुछ हुआ तो आप हमारे साथ रहिएगा। हमारी मुश्किल समय में आपने हमारी मदद की है तो हम भी आपको मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद बेटी, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है, तभी बाहर गली में हल्ला मच जाता है। अरे ये बाहर इतना ज्यादा शोर किस बात का हो रहा है? जाकर देखना पड़ेगा। राकेश दूसरी मंजिल पर बनी खिड़की से नीचे की तरफ देखता है तो लोग अपना सामान उठाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। अरे ये सब लोग यहाँ से भाग क्यों रहे हैं? अरे भाई साहब, आप सब अपना सामान उठाकर यहाँ से भाग क्यों रहे हो? अरे भैया, तुम भी यहाँ से भाग जाओ, वरना इस बारिश में डूब जाओगे। बारिश की वजह से सबके घर गिर रहे हैं, तुम्हारी झोपड़ी भी गिर जाएगी। जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। हे भगवान, लोग अपना सामान उठाकर भाग रहे हैं। बारिश की वजह से सबकी झोपड़ी टूटने लगी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से निकलना होगा बेटी, ये झोपड़ी कभी भी गिर सकती है। हमें जल्दी से शिविर की तलाश करनी होगी। हम भी इन सब लोगों के साथ चलते हैं। ठीक है काकी, चलो बच्चों चलो, हमें यहाँ से चलना होगा, तुम बिल्कुल भी मत डरना। वो लोग भी बाकी लोगों के पीछे पीछे अपना सामान उठाकर चल पड़ते हैं। बहुत सारे लोग बारिश के भरे हुए पानी में चल रहे थे। सभी के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। ये क्या हो रहा है? जिंदगी में ऐसी बारिश और तूफान मैंने कभी नहीं देखा। ऊपर से इतनी ठंड है, बच्चे पूरी तरह से ठंड से कांप रहे हैं। हे भगवान, आप हम सबको जल्दी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए। सभी लोग एकजुट होकर चल रहे थे, तभी बहुत तेज बिजली कड़कती है और सामने एक बड़े से पेड़ पर बिजली गिर पड़ती है। जब सब लोग पेड़ पर बिजली गिरते हुए देखते हैं तो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मम्मी, ये क्या हो रहा है? अगर ये बिजली हम पर गिर गई तो क्या होगा? शांत रहो बच्चों, तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं होगा। हमें आगे बढ़ना होगा, यहाँ पर रहना खतरनाक है। लेकिन अगर किसी के पास भी कोई ऐसा सामान है जो बिजली से चलता है या किसी के पास फोन है तो उसे स्विच ऑफ कर दो। मैंने सुना है कि जहाँ भी फोन की रेंज होती है वहाँ खुले में बिजली पड़ने का खतरा होता है। क्या? अब तो अगर किसी के पास भी फोन है तो जल्दी से बंद कर लो। हाँ भैया, मेरे पास फोन है, मैं अभी अपने फोन को बंद कर देता हूँ। रमेश की बात सुनकर जिन जिन लोगों के पास भी फोन था वो जल्दी से अपने फोन बंद कर देते हैं और वो सभी लोग डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आती हैं। पानी भरे रास्तों से गुजरना मुश्किल हो रहा था और हवा की गति भी बहुत तेज थी। तभी भीड़ से चल रहे लोगों में से एक बच्चे की तबीयत ठंड की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। मेरा बेटा बेहोश हो गया, कोई मदद करो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमें और जल्दी चलना होगा। ठंड की वजह से बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी है। अगर हम जल्दी ही शिविर तक नहीं पहुंचे तो न जाने क्या होगा। हाँ, हमें जल्द से जल्द शिविर तक पहुंचना होगा, लेकिन अगर इस गति से चलेंगे तो पता नहीं कितनी देर तक पहुंचेंगे। हम लोगों को इस पानी में ही दौड़ना होगा। पानी उनके घुटनों तक भर गया था, लेकिन लोगों के पास अब पानी में दौड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो सभी लोग बच्चों को गोद में उठाए बारिश के पानी में दौड़ने लगते हैं। लगभग आधे घंटे बाद उन्हें एक ऊंचा सा स्थान दिखाई देता है जहाँ पर एक बड़ा सा शिविर बना हुआ था और वहाँ पर लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही थी। देखो, वहाँ पर एक शिविर है। शुक्र है कि ये शिविर मिल गया। चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, जो हमें सुरक्षित स्थान मिल गया। वो स्थान लोगों के सामने था, लेकिन चाहकर भी वो लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे थे क्योंकि वो स्थान बहुत ऊंचा था और लोग वहाँ पर चढ़ नहीं पा रहे थे। तभी ऊपर से कुछ लोगों का ध्यान उन लोगों पर पड़ा। देखिए, आप सभी लोग चिंता मत कीजिए, बारिश की वजह से हमने ये सुरक्षित स्थान पहाड़ी पर बनाया है। आप लोग वहीं पर रुकिए, आप यहाँ पर चढ़ नहीं पाएंगे। मैं अभी हेलीकॉप्टर की सेवा आप तक पहुँचा देता हूँ। ऑफिसर की बात सुनकर सब लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और आसमान में काफी सारे हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। हेलीकॉप्टर जल्दी से लोगों को लेने के लिए आते हैं। सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। हेलीकॉप्टर उन्हें ऊपर पहाड़ी पर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। भगवान का शुक्र है कि आखिरकार हम सब लोग सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए। हाँ, सचमुच ये भगवान की कृपा है। पहाड़ी पर पहुंचते ही जल्दी से सभी लोग सुरक्षित स्थान के अंदर जाते हैं और उन्हें गर्मी और आराम मिलता है। जिन जिन लोगों की तबीयत खराब हो गई थी उन्हें बेड पर लिटा दिया जाता है और डॉक्टर नर्सें उनकी तबीयत देखने लगते हैं। तभी सुरक्षा दल के लोग और भी बहुत सारे लोगों को शिविर के अंदर लेकर आते हैं, जिनमें से बहुत से लोगों की तबीयत खराब थी। डॉक्टर सभी मरीजों का इलाज इतनी जल्दी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि डॉक्टर बहुत कम थे और बीमार बहुत ज्यादा लोग थे। यहाँ पर बहुत से लोग बीमार हैं और डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। डॉक्टर सब मरीजों का इलाज कैसे कर पाएंगे? हाँ, ये तो बहुत बड़ा संकट है। हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे लिए इतने सारे लोगों का इलाज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है और इस समय पर हम और भी डॉक्टर्स को बुला नहीं सकते हैं। तभी बूढ़ी दादी डॉक्टर के पास जाकर कहती है, बेटा चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। मुझे आयुर्वेद का ज्ञान है। मेरे इस झोले में कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, मैं लोगों को उन्हें पीस कर दवाई देती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? आपको आयुर्वेदिक का ज्ञान है? हाँ बेटा, मैंने अपने पति से आयुर्वेद का ज्ञान सीखा था। मैंने अपने इस ज्ञान से कई लोगों का इलाज किया है। तब तो आप जरूर हमारी मदद कीजिए। आपकी मदद हम सब के लिए लाभदायक होगी। बिल्कुल बेटा, मैं आपकी मदद करूंगी। बूढ़ी दादी अपने झोले से जड़ी बूटियां निकालती है और उन्हें पीस कर दवाई बनाने लगती है। वो लोगों को दवाई देने लगती है और उनकी तबीयत में सुधार होने लगता है। बूढ़ी दादी की मदद से कई लोगों की तबीयत में सुधार होता है। डॉक्टर भी उनकी मदद से इलाज में सफल होते हैं। शिविर में सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद सरकार की ओर से मदद आती है और सभी लोगों को उनके घरों में वापस भेज दिया जाता है। राकेश, रेखा, आर्यन, अनन्या और बूढ़ी दादी अपने घर वापस आते हैं और राकेश अपने परिवार के साथ मिलकर नई झोपड़ी बनाता है, जहाँ पर वो लोग बूढ़ी काकी को भी अब अपने साथ ही रखते हैं। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। बेचारी शीतल अपनी मालिक के घर की छत के नीचे खड़ी होती है और बारिश को देखकर परेशान होती है।
हे भगवान, बारिश कितनी तेज हो रही है। बारिश ऐसे ही होती रही तो मैं घर कैसे जाऊंगी? ऊपर से मेरे बच्चे भी घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शीतल वहाँ खड़ी रहती है, तभी उसका मालिक उसे इस हालत में देखकर कहता है, बारिश बहुत तेज है, तुम चाहो तो मेरा छाता लेकर जा सकती हो। शुक्रिया मालिक, मेरे बच्चे मेरे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। शीतल छाता लेती है और बारिश में निकल पड़ती है। हे भगवान, कितनी जोर से बारिश हो रही है, कहीं घर पर पानी टपक न रहा हो। शीतल जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचती है, जहां उसके घर के अंदर उसके दोनों बच्चे, उसका पति और उसकी सास बर्तनों से पानी बाहर निकाल रहे होते हैं। मुझे लगा ही था कि पानी बहुत ज्यादा भर गया होगा। हे भगवान, कितना सारा पानी भर गया है घर के अंदर। शीतल जैसे तैसे करके पानी को बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो सभी के लिए खाना बनाती है। माँ, बहुत ठंड लग रही है। थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगी थी, लग रहा था जैसे अब थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी, लेकिन बारिश ने ठंड फिर से बढ़ा दी। ऊपर से छत से भी पानी टपक रहा है और पूरी छत गीली है, जिसके चलते ठंड बहुत लग रही है। हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम अपने घर की छत की मरम्मत करवा सकें। पूरा परिवार बहुत उदास होता है, सब लोग चुपचाप खाना खाकर सो जाते हैं। रात को फिर से आंधी तूफान चलने लगते हैं और इस बार तूफान के चलते शीतल के घर की छत उड़ जाती है। इन्हें तो चिराग, माँ जी जल्दी से उठिए, अम्मी जी इन्हें बाहर लेकर चलिए, कहीं हमारे घर की दीवारें गिर ना जाए। शीतल पूरे परिवार को घर से बाहर लेकर आ जाती है। उसके घर के बाहर बड़े बड़े पाइप रखे होते हैं। जब तक आंधी तूफान चल रहे हैं, हमें तूफान से बचने के लिए यहीं पर छुप जाना चाहिए। उस रात सभी लोग बड़े बड़े पाइपों में छुप जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, रात के तूफान की वजह से उनका पूरा घर तहस नहस हो जाता है। चारों तरफ उनका बिखरा हुआ टूटा फूटा सामान होता है, तो वहीं आसपास से उड़कर कई सारे बोरे भी आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करें? हमारे पास तो रहने का कोई ठिकाना ही नहीं बचा। कितना बदकिस्मत बेटा हूँ मैं, आज तक अपनी माँ और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। जी, आप अपने आप को ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा कहने की क्या जरूरत है? अगर हम मिलकर कुछ सोचें तो कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। तभी उनके पड़ोसन तेजस्विनी आती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या तूफान तो तुम्हारा घर ही ले गया, अब कहाँ रहोगे? इसीलिए कहते हैं कुछ पैसे जोड़कर पक्का मकान बना लेना चाहिए। सर पर पक्की छत होगी तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अरे मेरे पति ने तो बहुत पहले ही पक्का मकान और घर में बढ़िया सा फर्नीचर डलवा दिया था। आज तक हमारा फर्नीचर और मकान वैसा का वैसा ही है। शीतल, दुर्गेश्वरी और अमित ये सब सुनकर उदास हो जाते हैं, लेकिन तभी शीतल को यहाँ वहाँ पड़ी हुई बोरियां देखकर एक ख्याल आता है। सच माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अपना ख्याल रखिए और बच्चों को अपने पास ही बिठाए रखिए। अमित जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, आप मेरी थोड़ी मदद करवाइए। शीतल अपने पति अमित को आसपास की लकड़ियां और बोरियां इकट्ठे करने के लिए बोलती है। इतनी सारी बोरियां और लकड़ियां तुमने इकट्ठा करवा ली हैं, इससे तुम क्या करोगी? अब हमारे पास खुद का घर बनाने के लिए बस यही एक साधन है। बोरियां गर्म होती हैं, अगर हम इससे अपनी एक झोपड़ी बना लें तो हमारे पास रहने की एक जगह हो जाएगी। शीतल के कहने पर अमित उसकी मदद करता है। वो बोरियों का एक ढांचा बनाता है, जिसके ऊपर शीतल बोरियां लगाने लगती है। एक के बाद एक बोरियां लगाकर एक अच्छी खासी झोपड़ी तैयार हो जाती है। हमारा बोरी का घर तैयार हो गया है। माँ चलो, बच्चों आ जाओ, आपसे यही हमारा घर है। शीतल की अकलमंदी की वजह से वो सभी अब एक बोरी के घर में रहने लगते हैं। तेजस्विनी ये देखकर हैरान रह जाती है। देखो तो सही, बोरी से ही घर बना डाला, वैसे ही टिकने वाला नहीं है, क्योंकि फिर से आंधी तूफान आएंगे और उनकी बोरी की झोपड़ी उड़कर पता नहीं कहाँ चली जाएगी। तेजस्विनी बोरी का घर देखकर इस तरह कहते हुए अपने घर में चली जाती है। अमित यहाँ वहाँ मजदूरी का काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। कहीं कोई काम नहीं मिलता, मैं कैसा आदमी हूँ, अपनी पत्नी की मदद भी नहीं कर सकता। अमित धक्के खाकर वापस घर आ जाता है, तो वहीं शीतल अपने मालिक के घर पहुंच जाती है। उसके मालिक का फर्नीचर बनाने का काम था, इसी के चलते उसके मालिक के घर पर बहुत ही सुंदर सुंदर फर्नीचर आता जाता रहता था। एक हमारे मालिक हैं जो हर महीने अपने घर का फर्नीचर बदलवा देते हैं, और एक हम लोग गरीब हैं जिसके घर में फर्नीचर ही नहीं है। काश कि हमारे घर में भी फर्नीचर होता। शीतल काम निपटाकर जब वापस घर के लिए निकलती है तो उसके मालिक के घर के बाहर ही बहुत सारी बोरियां पड़ी होती हैं। इतनी सारी बोरियां, मालिक से पूछती हो कि मालिक इन बोरियों का क्या करेंगी? शीतल अंदर जाती है और मालिक से पूछती है। इनके अंदर फर्नीचर बनाने का सामान आया था, मेरे लिए तो बेकार है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जा सकती हो। मालिक के कहने पर शीतल सारी बोरियां उठाकर अपने घर ले आती है। अमित जी, जब हम बोरियों से अपने लिए झोपड़ी बना सकते हैं तो हम बोरियों से अपनी झोपड़ी के अंदर रखने के लिए फर्नीचर भी बना सकते हैं, जैसे सोफा सेट, एक बड़ा सा बेड। और ये बोरियां इतनी गर्म होती है कि हमें इन पर कुछ बिछाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुमने सही कहा, लेकिन इतनी सारी लकड़ियां कहाँ से लाएंगे? जंगल से हम लकड़ियां लेकर आ सकते हैं। शीतल अपने पति अमित के साथ जंगल में जाती है और वहां से खूब सारी लकड़ियां काट कर ले आती है, जिसके बाद वो बोरियों से सोफा सेट, डबल बेड और कई सारी कुर्सियां बनाना शुरू कर देते हैं। दूर खड़ी तेजस्विनी ये सब देख रही होती है। ये सब क्या कर रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पूरी रात भर अमित और शीतल दोनों पति पत्नी अपने घर में फर्नीचर रखने के लिए फर्नीचर बनाते रहते हैं। सुबह तक बहुत बड़ा बोरी का बेड, बोरी से बना सोफा सेट और बोरी से ही बनी कई सारी कुर्सियां वहां देखकर तेजस्विनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे अरे देखो तो सही, एक ही रात में इन्होंने बोरी से सोफा सेट, बेड और कुर्सियां भी बना ली। इधर तेजस्विनी जलन के मारे जल रही होती है, तो उधर गांव के लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। भैया, ये बोरी से आपने बेड, सोफा सेट, कुर्सियां कैसे बना ली? अरे मेरी पत्नी बहुत बड़े फर्नीचर की फैक्ट्री के मालिक के घर में काम करती है, कुछ तो उसने वहां से सीखा और कुछ मैंने उसकी मदद की। हम दोनों ने मिलकर आखिरकार सोफा सेट, बेड और कुर्सियां बना लिए। अगर घर की गृहिणी समझदार हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बोरी से घर भी बन सकता है और बोरी से फर्नीचर भी बन सकता है। तुम्हारा फर्नीचर देखकर तो मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमसे अपने घर का फर्नीचर बनवा लूं। क्या तुम मेरे घर का फर्नीचर बना दोगे? हमने तो अपने घर की सुख सुविधा देखी, लेकिन भगवान के चलते हमें इसी के चलते आगे की रोटी रोजगार मिल गया। ऐसा सुनने के बाद शीतल कहती है, ममता दीदी, हम दोनों पति पत्नी मिलकर आपके घर का फर्नीचर जरूर बनाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। शीतल और उसका गरीब परिवार छोटी सी खुशियों में ही खुश था, लेकिन तेजस्विनी की जलन और ज्यादा बढ़ गई थी। वो पैसे देकर गुंडे बुलाती है और रात को मौका देखकर वो गुंडे उनके घर से फर्नीचर चुरा लेते हैं। हे भगवान, अनर्थ हो गया, हमारे घर का फर्नीचर कहाँ गया? एक ही रात में हमारा बोरी से बना हुआ फर्नीचर कौन चुरा सकता है? सिवाय हमारे बेड के अब हमारे घर में बोरी से बना हुआ कुछ भी नहीं है। तभी वहां पर पुलिस का सायरन बजाते हुए पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस शीतल के घर में न जाकर सीधी तेजस्विनी के घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे कौन आया है इतनी सुबह सुबह? आती हूँ, अरे आती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी नींद खराब करने चली आई सुबह सुबह। तेजस्विनी जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके सामने पुलिस होती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। पुलिस? यू आर अंडर अरेस्ट तेजस्विनी देवी जी, आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई गई है कि आपने किसी गरीब के घर का बोरी से बना फर्नीचर चुराया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये झूठ है, ये झूठ
झूठी खबर है। अगर ऐसा है तो हमें आपके घर की तलाशी करनी होगी। घर में आती ही पुलिस एक तरफ बोरी से बना हुआ फर्नीचर देख लेती है, जिसके बाद वो बोरी से बना हुआ फर्नीचर घर से बाहर निकालती है और वापस से शीतल और अमित को उनके घर के बाहर दे देती है। किसी ने हमें कंप्लेंट लिखवाई थी कि आपके घर का सामान चोरी हुआ है, और सामान चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि आपकी पड़ोसन ही है। ये रहा आपका सारा सामान सही सलामत। हम चोर को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। पुलिस तेजस्विनी को अपने साथ ले जाती है। तभी महेश आता है और गरीब परिवार को सब कुछ बताता है। भगवान की दुआ से तेजस्विनी बहन के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक जलन इंसान को ले डूबती है। वही उनके साथ हुआ। कल रात उन्होंने अपने गुंडों को तुम्हारे घर तुम्हारा फर्नीचर चुराने के लिए भेजा था, जो कि मैंने देख लिया था और कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया था। वही मैंने पुलिस को दिखाया है, जिसके चलते वो पकड़ी गई। गांव वालों को अपनी इतनी मदद